कैसे हैं आप लोग। मैं पारस शर्मा स्वागत करता हूं आपका। 5 साल से ज्यादा हो गया मुझे पढ़ाते हुए। जेई जैम नेट गेट सभी को पढ़ाया, आप जानते ही, सब बेहतरीन, एकदम जबरदस्त। और दोस्तों, एमएससी मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस से, रामजस कॉलेज। और इसके अलावा आईआईटी इंदौर में भी मैं सेलेक्ट हुआ था। इसके अलावा इस बार गेट में मेरा 134 रैंक है। सीएसआईआर नेट जेआरएफ 9 रैंक, 24 रैंक, और डीएमएससी एंट्रेंस में 10 रैंक। और मेंटर कर चुका हूँ टॉप रैंकर्स को। मतलब इससे पहले जितने भी टॉप रैंकर्स हैं पिछले 4 साल में, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज के टॉपर हों, स्टेट यूनिवर्सिटीज के एमएससी टॉपर हों, चाहे फिर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एमएससी टॉपर हों, चाहे टिफर के टॉपर हों, या फिर नेट गेट के भी जो टॉपर हैं, वो भी कहीं ना कहीं मुझसे मेंटर्ड हैं, मुझसे गाइडेड हैं, मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, मुझसे डाउट पूछ चुके हैं, मुझसे पढ़ चुके हैं। सो दोस्तों, मेरी मेंटरिंग एकदम मतलब 80% आपकी मेहनत और 20% सही एडवाइस का ही परिणाम है कि ये टॉप रैंकर्स बने हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो मेरी मेंटरिंग आप जानते हैं 3 तरह से चलती है। एकेडमिकली, जहां पर मैं आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों ही पढ़ाता हूँ, और ये सबके लिए है। जैम नेट गेट सबके लिए। और इसके अलावा फिर स्ट्रेटजिकली सर कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी बुक से कितना पढ़ना है, ये सारी बातें। और तीसरा मोटिवेशनली, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये इन तीनों की आपको बखूबी जरूरत पड़ेगी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान। तो दोस्तों, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इन तीनों चीजों को लेके चलें। और इन तीनों चीजों का ही भयंकर रोल है प्रिपरेशन में, आप जानते हैं, भयंकर रोल। अगर आप इन तीनों चीजों पर अगर महारत हासिल कर लेते हैं तो बस उसके बाद तो फिर ये है अन अकेडमी का लेट्स क्रैक आईआईटी जेम का टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप इस लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आईआईटी जेम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी एस्पायरेंट हैं, इसके अलावा अगर गेट और नेट वाले एस्पायरेंट हैं तो वो भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस पे आपको कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण मिलने वाली है। जिसमें सबसे पहली चीज है पीडीएफ नोट्स, जो कि आपको और कहीं से नहीं मिल सकती, या फिर इसके लिए आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। तो आपको यहाँ पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। यहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या रेलिवेंट है, क्या इरेलीवेंट है पढ़ाई में। तो ये सब आपको पीडीएफ नोट से मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा आपको स्टैंडर्ड बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स के सॉल्यूशन, और तीसरी उतनी ही जरूरी चीज, आपको पता पता रहता है, आपको टाइमली पता रहता है किसका सेशन आ रहा है, सेशन किस टीचर का आ रहा है, बोलो यार किस एजुकेटर का सेशन आ रहा है, सेशन कौन सा है, और किस समय आ रहा है। ये सब आपको टाइमली आप इंफॉर्म्ड रहते हैं, तो आप अपने अपने रूटीन को उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अन अकेडमी आईआईटी जैम के लिए 3 तरह के कोर्स अवेलेबल करवाती है, जिसमें जिसमें एक 6 महीने का कोर्स है। तो ये कोर्स वो लोग ले जो कि जेई के लिए पहले प्रिपेयर कर चुके हैं, मतलब पहले जिन्होंने जेई वगैरह क्लियर किया हुआ है। प्रवीण कैसे हैं आप, प्रथम कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, जो जिन्होंने पहले कभी जेई क्लियर किया हुआ है, मतलब जिनके फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हैं, वो ये 6 महीने का कोर्स ले सकते हैं। इसमें आप पारस 279 कोड का यूज कीजिए और इसे आप परचेज कर सकते हैं। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और मेरी मेंटरिंग भी होगी। तो यहाँ पर ये ओरेकल बैच है, अभी अप्रैल में स्टार्ट हुआ है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसको वो लें जिनके जिनके बेसिक्स बहुत वीक है, मतलब बीएससी थर्ड ईयर वाले एवरेज स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं, मेरा ओरेकल बैच है, ये अभी लॉन्च हुआ है, आप इसको ले सकते हैं, इसको आप परचेज कर सकते हैं। पारस 279 कोड यूज कीजिए, 10% डिस्काउंट के साथ। मेरी टीचिंग भी है, लाइव डाउट सेशंस भी है, और मेंटरिंग भी है, टेस्ट सीरीज वगैरह सब है। इसके अलावा बीएससी सेकंड ईयर के वो स्टूडेंट जो अभी थर्ड सेमेस्टर में हुए हैं और जिन्होंने मन बना लिया है आईआईटी से एमएससी करने का, या फिर टिफर और आईआईएससीज, या फिर आईआईटी से रिसर्च करने का। समझ रहे हैं आप। तो अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो आपके लिए सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, मतलब ये तो डायमंड अपॉर्चुनिटी आपके पास है। पारस 279 कोड का यूज कीजिए, 2 बार आपका कोर्स कंप्लीशन होगा, 2 बार टेस्ट सीरीज होगी, सारे सेशंस 2 बार होंगे, 2 बार प्रैक्टिस सेशंस होंगे, सब कुछ 2 बार होगा। 2 बार आप अपनी स्ट्रेटजी को और बेहतरीन कर सकते हैं, मतलब डबल कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी की इफेक्टिवनेस को, आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट के साथ ये आपको मिल रहा है 18,000 में। चलते हैं आगे। ये कुछ ऑन रनिंग कोर्सेज हैं, 5,000 एमसीक्यू का कोर्स है, जो कि किसी भी एमएससी एंट्रेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी बहुत हेल्प करेंगे। इसके अलावा एक मेरा बैच अभी स्टार्ट हुआ है 16 जून से ही, जिसमें मैं टॉप 10 टॉपिक्स हैं जिनका मार्क्स कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है किसी भी एमएससी एंट्रेंस में, उसको लेकर मैं आ गया हूँ। अग्नि परीक्षा को लेकर, शॉर्ट एडमिशन क्वेश्चंस को लेकर, और वो क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर आपने उनको कर लिया तो यकीनन आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, और आप किसी भी तरीके का सवाल इन 10 टॉपिक्स में से कर ले जाएंगे। और अगर ये इन 10 टॉपिक्स को आप बहुत बेहतर कर लेते हैं तो लगभग आपके 35 से
35 से 40% मार्क्स परसेंटेज इन्हीं 10 टॉपिक से होते हैं, और अगर आपने इनको कर लिया तो आपके आपके क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप मेरा वाला बैच भी ले सकते हैं, और अगर आप ये प्रैक्टिस सेशन मतलब मेरा वाला प्रैक्टिस सेशन लेंगे तो बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। और अगर आप ये एमसीक्यू बैच ले रहे हैं तो ये भी आप ले सकते हैं, पारस 279 कोड का यूज कीजिए और ले लीजिए। इसके अलावा ओरेकल बैच है, इसमें मैं मेरी टीचिंग में मैं पढ़ाऊंगा भी, 1 साल का बैच है, मैंने अभी आपको बताया था। बीएससी थर्ड ईयर वाले एवरेज स्टूडेंट्स ले सकते हैं, इसमें आपको मेरी टीचिंग भी है और मेरी मेंटरिंग भी है। और अंत में ये वाला जो ये 5,000 एमसीक्यू का ये जो बैच है, इसमें आपको बीएचयू के मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएंगे, सीयू सेट के मॉक टेस्ट, ये सब आपको फ्री मिल जाएगा। कैसे हैं नेहा, कैसे हैं आप? चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं खेला। आज का जो मामला है इसमें कुछ क्विज क्वेश्चंस हैं, कुछ क्विज क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, मतलब कुछ क्विज के अपने कुछ सवाल हैं, अपन वो डिस्कस करेंगे, और हम लोग रिवीजन करेंगे जो आज तक हमने पढ़ा, क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत ज्यादा चीज हम लोग कवर कर चुके हैं। तो उन सब चीजों की रिवीजन भी होगी, और साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा जिनसे आपके कॉन्सेप्ट और निखर जाएंगे और बेहतरीन हो जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैं अगर आपसे बात करूं, देखिए अगर मैं आपको ये कहूं, मैंने आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज समझाई थी। बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी डालता रहूंगा, बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछता भी रहूंगा, और क्वेश्चन मैं यहाँ लिखूंगा, आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा, और आपको बताना होगा कि किस तरह से इसका मामला बनेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में मैंने आपको कई बातें बताई थी, मैंने आपको समझाया था 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में मैंने आपको समझाया था, और 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में भी मैंने आपको समझाया था। बोलो यार, इसका तो हमने खूब एग्जाम्पल लिए, इसके एग्जाम्पल तो हमने खूब लिए। H3 पॉजिटिव, बोलो यार, H3 पॉजिटिव, इसका एग्जाम्पल लिया है H3 पॉजिटिव, बोल तो दो यार, H3 पॉजिटिव, B2H6, इस तरह के खूब एग्जाम्पल हमने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में लिए हैं। बोलो यार, और बोल तो दो, और कमाल की बात बोलूं, और कमाल की बात बोलूं, और बेहतरीन बात बोलूं, जो आपको एकदम आपको मजा ही आ जाएगा सुन के, एकदम कमाल ही लगेगा। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में अगर मैं CH5 पॉजिटिव टाइप की स्पीसीज बनाऊं, अगर मैं ये बनाऊं ना, अगर ये दुनिया में एग्जिस्ट करे, तो फिर इसमें भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन सकता है। और वो कैसे बनता है? वो ऐसे बनता है, देखिए दोस्तों, ऐसे कुछ इस तरह से, ये 3 हाइड्रोजन यहाँ लगे हैं कार्बन से, और ये तीनों जो हाइड्रोजन लगे हैं ये कार्बन की क्लासिकल sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ये 3 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बोलो यार, बोलो। और ये जो p ऑर्बिटल है ना, इसके ऊपर ये जो p ऑर्बिटल है, इसके ऊपर ये वाला जो p ऑर्बिटल है ना, ये p ऑर्बिटल, ये जो pz ऑर्बिटल है, मान लीजिए ये कार्बन, क्योंकि ये क्या है, C5 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हो गया CH3 पॉजिटिव प्लस H2, इससे हम बना सकते हैं इसे। बोलो यार, तो यहां पर ये जो दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे ना, ये वाले जो दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, मैं बहुत कमाल की बात बता रहा हूं, ये वाले जो दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे ना, ये जो दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहाँ पर इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, बोलो यार, और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और यहाँ पर ये कार्बन है, तो ये क्या हो गया, ये एक हाइड्रोजन, बोलो यार, ये कार्बन, और ये तीसरा तीसरा ये हाइड्रोजन, मतलब 3 सेंटर, और फिर से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये जो एपिकल बॉन्ड होता है ना, एपिकल बॉन्ड जो होता है CH5 पॉजिटिव में, ये भी आपका एग्जांपल हो सकता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं जबरदस्त बात आपको समझा रहा हूँ, कमाल की बात बता रहा हूँ आपको, आपने पहले कभी ये सुनी नहीं होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और दूसरा, अगर मैं आपसे इसकी शेप पूछ लूं, इस CH5 पॉजिटिव की शेप पूछ लूं, तो आप क्या बताएंगे? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस CH5 पॉजिटिव? ये मैं अपने बॉन्डिंग की क्लास में आपको करवाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी शेप जाननी है तो आइए मेरे प्लस कोर्स में मैं इसकी शेप भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, और कैसे बनती है ये सब डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर हम तो केवल एग्जांपल्स पूछ रहे थे, एग्जांपल देख रहे थे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का, तो वो एक एग्जांपल आपको CH5 पॉजिटिव में भी मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बोलो यार। तो यहाँ पर अगर 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहला एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, वो मैंने आपको दिया था ये वाला। बोलो यार, ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था, अरे बोल तो दो। और एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं जो अभी तक आप नहीं जानते हैं, वो है ये लिथियम 4 और CH3 4। ये इसमें भी क्या होता है, इसमें भी 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। बहुत कमाल की बात, मैं आपको एकदम दिलचस्प बात बता रहा हूँ, ऐसी बात बता रहा हूँ जो आपने इससे पहले ना कभी सुनी होगी, और आपके एकदम मजा ही आ जाएगा आपको ऐसा सुन के। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अरे आपको मेरी बात समझ में आई? तो ये कुछ बातें जो कि हम लोगों ने बहुत शुरू में सीखी थी, स्टार्टिंग में सीखी थी। बोलो यार। फिर हम लोगों ने चर्चाएं की थी, फिर वहीं से मैंने स्टार्ट कर लिया था बैक बॉन्डिंग की बातें, बैक बॉन्डिंग मैंने आपको सिखाई थी और जबरदस्त बातें बताई थी। तो चलिए, उसी पर एक क्विज का सवाल है, एक सवाल जो कि क्विज का है, उसी पर बेस्ड है। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आप ही मुझे बताएंगे, B2Cl4, कमाल की बात पूछ रहा हूं, B2Cl4 क्या है? B2Cl4
इसके अलावा B2CL4 के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए, दूसरा है B2F4। अगर कोई नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो भी आके जुड़ सकता है, क्योंकि क्योंकि ये सवाल तो कहीं पूछे जा सकते हैं, कहीं भी, जहां पर जहां पर जहां पर आप कॉम्पिटेटिव एप्टीट्यूड से तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी ऐसे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज अब आप मुझे बताएंगे, ये सवाल आपके सामने, इट इज ए क्वेश्चन, ये क्विज का सवाल आपके सामने है। आपको मुझे बताना है थर्मल स्टेबिलिटीज के बारे में, ए, बी, सी और डी, ये जो चार हैं, इनकी इनकी थर्मल स्टेबिलिटीज के बारे में आपको जिक्र करना है, आपको इनकी थर्मल स्टेबिलिटीज बतानी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? आपको इनकी थर्मल स्टेबिलिटीज की चर्चाएं करनी है। थर्मल स्टेबिलिटी, कौन सा थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा थर्मली सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, ये आपको मुझे बताना है। एक बात मैं आपको यहाँ कंफर्म कर देता हूं, एक बात वो आप ध्यान रखिए, वो ये बात है कि यहाँ पर ये जो सब में बीबी बॉन्ड होगा, ऑल विल हैव बीबी बॉन्ड, सब में बीबी बॉन्ड होगा, ये बात तय है। अब आप मुझे जल्दी से बताएंगे, आप मुझे बताएंगे जल्दी से, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बहुत जबरदस्त बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप ही मुझे अब समझाएंगे कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटीज किस सीक्वेंस में होगी। कोई बताएगा मुझे? अरे कोई बताएगा मुझे? अगर ऐसा सवाल आ गया ना पेपर में, बता रहा हूँ, बस धरी की धरी रह जाएगी। आपने जहां से भी जो भी नोट्स वोट्स पढ़े, क्या पढ़ा है आपने, सब धरे के धरे रह जाएंगे। आप मुझे बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगी करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी सीक्वेंस। मैं कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा, कॉन्सेप्ट में कुछ नई बात भी आपको बताऊंगा, और उससे रिलेटेड हम कुछ सवाल भी सीखेंगे। तो आज वाला जो सेशन है इसमें यही है, प्रैक्टिस भी है इसमें, सवालों की प्रैक्टिस भी है, और नए कॉन्सेप्ट भी आपके साथ में है, और एक तरह का ये क्विज भी है। आपसे मैं सवाल भी पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताइए, जल्दी से दोस्तों बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा, सभी में बीबी बॉन्ड होंगे, बोलो यार सभी में बीबी बॉन्ड है, और सभी में ये जो साइड एटम है, पहले वाले में ये सीएल साइड एटम है, बोलो यार, बोलो यार। जो थर्मल स्टेबिलिटी का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, थर्मल स्टेबिलिटी का जो मैं थर्मल स्टेबिलिटी का जिक्र कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं देखूं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे टूट जाता है। थर्मली स्टेबल का क्या मतलब है? जो लो टेम्परेचर पे टूट जाए, बोलो यार, जो आसानी से टूट जाए, या फिर जो कि हाई टेम्परेचर तक भी स्टेबल रहते हैं, जो अब बहुत हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहते हैं, बोलो यार, जिनको बहुत हाई टेम्परेचर पे रख दो, या फिर जिनको रूम टेम्परेचर पे रखो तो भी वो स्टेबल रहते हैं, टूटते नहीं है, डेसोसिएट नहीं करते। या फिर इनके बीच में ये जो इंटरेक्शन है ना, ये इंटरेक्शन बरकरार रहती है, ये बॉन्ड बना रहता है। तो ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज हैं, या फिर सीक्वेंस आप बताइए कि कौन थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब किसको मैं बहुत हाई टेम्परेचर तक एग्जिस्ट करवा सकता हूं। तो यहाँ पर अगर आपको हाई टेम्परेचर तक एग्जिस्ट करवाना है तो आप क्या देखेंगे? अगर आपको हाई टेम्परेचर तक एग्जिस्ट करवाना है तो मतलब आपको इस बीएन बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखनी होगी। बोलो यार, बीबी तो सब में एक जैसा ही है, अरे यार ये बॉन्ड तो सब में एक जैसा ही है, तो आपको क्या देखना है? बीएन बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखनी है, आपको बीओ बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखनी है, आपको बी एफ बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखनी है, और आपको बी सी एल बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखनी है। इन सभी की आपको स्ट्रेंथ की चर्चा करनी होगी। अगर आपको इन सभी बॉन्डों की स्ट्रेंथ के बारे में पता है, अगर आपको ये आती है ढंग से, अगर आप इन बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में ढंग से जानते हैं, अगर इनको आप समझते हैं, तो आपका मामला बन जाएगा। तो मतलब आपको क्या चेक करना है? मेरे को ये चेक करना है कि हाईएस्ट टेम्परेचर पर कौन सी स्पीसीज होगी जो कि एग्जिस्ट करती रहेगी, बरकरार रहेगी, और कौन सी होंगी जो डेसोसिएट कर जाएंगी। मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं, तो कौन कौन डेसोसिएट करता जा रहा है, पहले कौन करेगा? जो सबसे पहले कर जाएगा मतलब वो थर्मली लेस स्टेबल है, और जो सबसे लास्ट में जाके जो हाईएस्ट टेम्परेचर पे जाके डेसोसिएट करेगा, मतलब वो थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल है। और थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होंगे? जिनमें बॉन्ड बहुत मुश्किल से टूटे, या फिर जिनमें बने हुए बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होंगे। बोलो यार, अरे यार, जिनमें बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो अब आप मुझे बताएंगे, अब आप ही मुझे बताएंगे क्या है सभी में। चलिए मैं कर करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, गजब की बात बताता हूँ इसके बारे में। ये ना गैसेस फेज में और लिक्विड फेज में ये इक्लिप्स्ड, ये गैसेस और लिक्विड फेज में ये वो होती है, मतलब नॉन प्लेनर होती है। मैं आपको सिखाता हूँ, रुकिए, मैं आपको सिखाता हूँ। नॉन प्लेनर होती है, नॉन प्लेनर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? नॉन प्लेनर, PLANAR, नॉन प्लेनर होती है गैस और लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जैसे ही आप इसे सॉलिड फॉर्म में लाते हैं तो ये प्लेनर हो जाती है, प्लेनर। बोलो यार, समझ रहे हैं? और यहाँ पर प्लेनर की होती है क्योंकि क्रिस्टल लेटिस फोर्सेज होते हैं, पैकिंग फोर्सेज, क्रिस्टल लेटिस पैकिंग फोर्सेज इनको स्टेबलाइज करते हैं, बेहतरीन पैकिंग हो पाती है अगर ये प्लेनर हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये मेरी बात
ध्यान से सुना, एबीसीडी में बताओ भाई, प्रथम एबीसीडी में बताइए कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपको ये बीबी बॉन्ड तो कंसीडर करने नहीं, ये तो सबने एक जैसे ही बने। आपको कंसीडर करना है, आपको ये तो कंसीडर करना ही नहीं है, आपको ये बॉन्ड कंसीडर करने हैं। इन बॉन्डों की स्ट्रेंथ आपको जाननी है, इन बॉन्डों की स्ट्रेंथ बोलो यार। और इन बॉन्डों की स्ट्रेंथ अगर आप जानेंगे तो क्या हो रहा है मुझे बताइए, इनके बीच में इंटरेक्शन क्या हो रहा है, इनके बीच में इंटरेक्शन क्या है, इनके बीच में बैक बॉन्डिंग हो सकती है क्या? बिल्कुल सर, कूद कूद के हो सकती है सर, मजा ही आ जाएगा सर, बैक बॉन्डिंग ही हो रही है सर। और तो हो ही नहीं रहा सर, बैक बॉन्डिंग ही होती है सर। क्योंकि यहाँ पर अगर अगर मैं बीबी के साथ यहाँ पर फ्लोरीन लगा दूं तो बैक बॉन्डिंग हो सकती है सर। अगर मैं बीबी के साथ यहाँ ओ आर लगा दूं सर, बैक बॉन्डिंग हो सकती है सर। बीबी के साथ अगर मैं एन आर लगा दूं तो बैक बॉन्डिंग हो सकती है सर। तो अब आपको ये देखनी है कि इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ आपको चेक करनी है। अरे यार, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ आपको चेक करनी है, और इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग पर। बोलो यार, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? इस बॉन्ड के बॉन्ड ऑर्डर पर, इन बॉन्डों के बॉन्ड ऑर्डर पर। ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इसको मैं लिखता हूं B2X4। तो ये जो बी एक्स बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है, और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो जिसमें बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा उसमें बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट, और जिसमें बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट उसका मतलब उन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। और अगर इसमें बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हुई तो फिर इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये डेसोसिएट नहीं हुआ तो मतलब ये हाई टेम्परेचर पर भी एग्जिस्ट कर जाएगा, और ये थर्मली स्टेबल होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अरे बोल तो दो। नहीं, प्रथम नहीं, फंस गए आप। अरे मैंने ये बात सिखाई थी, बीएफ बीओ और बीएन में सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग यहां होती है। बोलो यार, सबसे कमाल की बैक बॉन्डिंग यहां होती है। अरे सबसे कमाल की बैक बॉन्डिंग यहां होती है। यहां पर चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाईएस्ट है, ये जो डिफरेंस है ये यहाँ हाईएस्ट है, और ये यहाँ सबसे कम है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बाद यहाँ पर आपको डोनेटिंग टेंडेंसीज भी देखनी पड़ेगी ना यार। इस फ्लोरीन ने ले लिया तो ये जितना जितना ज्यादा इसने इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में लिया है, उसका बहुत कम पार्ट ये वापस दे सकता है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका जेड इफेक्टिव हाईएस्ट है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहां पर ये लेता है, यहां ये चाहे फ्लोरीन से कम ही ले, यहां पर ये सिग्मा से लेते हैं, ये तीनों ही सिग्मा से लेंगे, चाहे ये सिग्मा से कम लें, कम लें। अरे मान लीजिए यहां पर इसने सिग्मा से ले लिया, मान लीजिए इसने सिग्मा से ले लिया 0.8, मान लीजिए इस फ्लोरीन ने सिग्मा से ले लिया 0.8, लेकिन इसने दिया कितना, कितना दिया 0.2 ही दिया। बोलो यार, इसने इसने इस 0.2 ही दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसने मान लीजिए 0.6 लिया, तो यहां पर इसने 0.4 दे दिया। बोलो यार, 0.4 इसने दे दिया। और अगर इसने इसने 0.5 लिया है ना, तो 0.4 तक इसने भी दे दिया। बोलो यार, अरे बोल तो दो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बोलो भाई, ये नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप तो ये लिखिए, मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। आप इसको ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए आप इसे, ये लिखिए आप इसे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो क्या करता है, वो फ्लोरीन बहुत ज्यादा ले लेता है लेकिन बहुत कम देता है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करता है, ये फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में कम लेता है लेकिन फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ज्यादा देता है, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये क्या करता है, ये लेता कम है लेकिन दे भी देता है। बोलो यार, तो यहां पर सबसे ज्यादा कौन दे जाएगा? नाइट्रोजन दे जाएगा। और अगर नाइट्रोजन दे जाएगा तो इस बीएन बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट होंगे। और अगर इसमें बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट होंगे, मतलब इसमें अगर बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा हुई है, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कमाल की होगी। और अगर ये बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, अगर ये ये बॉन्ड, अगर ये बीएन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, अगर ये सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट है, अगर ये स्ट्रांगेस्ट है, तो फिर ये हाई टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट कर जाएगा और थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो यार, थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद ऑक्सीजन दे पाता है, फिर ऑक्सीजन से भी कम कौन देता है? फ्लोरीन। और अगर यहां बात करूं तो क्लोरीन तो सबसे कम देता है। और अगर ये सबसे कम देगा तो ये बॉन्ड सबसे लंबा होगा। इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लीस्ट होंगे। बोलो यार, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लीस्ट होंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लीस्ट होंगे, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लीस्ट होंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बेहद कम होंगे। तो फिर ये इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीकेस्ट होगी। और अगर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ स्मॉलेस्ट है तो ये बहुत आसानी से डेसोसिएट कर जाएगा उतने हाई टेम्परेचर पे जहां पर ये एकदम मजे मार रहा है, चिल होके एग्जिस्ट करता है। ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ये टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग सबसे कम हुई है। समझे आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या? तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल डी, फिर आ गया सी, फिर आ गया बी, और फिर आ जाएगा ए। समझे आप मेरी बात? अरे बोलो यार, यही होगा। बोलो यार, सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल डी, फिर आ जाएगा सी,
फिर आ जाएगा बी एंड लीस्ट थर्मली स्टेबल ए। किसी भी साल सवाल आ सकता है, किसी भी साल ये सवाल आ जाएगा, किसी भी साल। आप मेरी बात का यकीन मानिए दोस्तों, कभी भी आ सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप मेरी बात समझे? चलिए एक सवाल और मैं आपके सामने अभी रखता हूं, एक सवाल मैं आपके सामने और रखता हूं, मेरे सवाल का आप जवाब देंगे। एक और सवाल आपके सामने है। अगर मैं आपसे कहूं, देखिए मैंने आपको ड्रॉ करवाए थे, मैंने आपको एल्युमिनियम का ये दोनों ही चीजें मैंने आपको ड्रॉ करवाई थी। एक तो मैंने आपको ये ड्रॉ करवाया था, एक तो मैंने आपको ये ड्रॉ करवाया था एल्युमिनियम का बोरेट। बोलो यार, एक तो मैंने आपको ये ड्रॉ करवाया था और एक इसी का भाई मैंने आपको ये भी ड्रॉ करवाया था। बोलो यार। अरे बोल तो दो, ये दोनों मैंने आपको ड्रॉ करवाए थे, ये दोनों मैंने आपको ड्रॉ करवाए थे, बोल तो दो यार। और मैंने दोनों में आपसे पूछा था, दोनों में मैंने आपसे पूछा था बता दो भाई, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने? बोलो यार, इसमें कितने थे? इसमें 8 थे, और इसमें थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी 8 ही है। बोलो यार, और इसमें अगर मैंने टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डों की बात की थी तो इसमें 6 थे, और इसमें थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी 6 थे। ये दोनों बात चर्चाएं मैंने की थी, और मैंने आपको एक सवाल दे के छोड़ दिया था कि बताइए, बताइए ये वाला एक सवाल देकर मैंने आपको छोड़ दिया था। इसी पे मैंने आपको देकर छोड़ दिया था। अब आपके सामने दूसरा सवाल है, ये आपको करना था, ये आपने कर भी लिया होगा, ये आपको आपने कर भी लिया होगा, आपने मुझे लेकिन बताया नहीं इसका आपने क्या किया। इसका आपने क्या किया ये आपने मुझे बताया नहीं। इसके ये भी मैंने आपसे पूछा था, ये आपने इसका आपने मैंने आपसे पूछा था कि इसमें जिरकोनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, और ठीक उसमें टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे, ये भी मैंने आपसे पूछा था, ये आपने अभी तक मुझे नहीं बताया किसी ने भी। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, क्विज का सवाल। अगला क्विज का सवाल आपके सामने ये रहा। बताइए इसमें इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें अगर मैं चर्चा करूं, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भैया बता दे थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे मुझे? जल्दी से आप बताइए, क्या आप बताएंगे मुझे? जल्दी से आप बताइए कितने होंगे इसमें थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसमें कितने होंगे, बॉन्ड कितने होंगे? अरे ऐसे ही सवाल आते हैं, कितने होंगे आपको यही बताना है। बताइए, आज मैंने बोला भी था, आज के सवाल इतने तगड़े होंगे कि पक्का इसमें से इन कॉन्सेप्ट में से पक्का कोई ना कोई सवाल आपको बनता हुआ दिखेगा 100% आपके। अगर मेन ग्रुप में सवाल आया तो इनसे पक्का आपको बनता हुआ दिखेगा। पिछले साल उसने क्या पूछा? पिछले साल उसने यही पूछा था। देखिए पिछले साल का ही सवाल है, जैम के पिछले साल का सवाल है, ये जैम के पिछले साल का सवाल है। और इस साल उसने क्या पूछा? इस साल उसने बोराजिन से पूछ लिया। मैंने बोराजिन भी पढ़ाया था, मैंने बोराजिन भी पढ़ाया था, मैंने बोराजिन भी पढ़ाया था, और इस साल उसने बोराजिन का सवाल पूछ लिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो दोस्तों अब आप मेरे को ये बताइए इसमें कितना क्या मामला होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर आपको ये बेरिलियम 2+ के फॉर्म में दिख रहा है, और ये बोरेट, दो बोरेट आपको नेगेटिव इस फॉर्म में दिख रहे होंगे। ऐसा ही दिख रहा होगा, बोलो यार, ऐसा ही दिख रहा होगा। और ऐसे में आपको लग रहा होगा कि ये तो दोनों आपस में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिकली जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिकली ये आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में ये कंबाइंड है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में ऐसा है नहीं, क्योंकि बेरिलियम बहुत छोटे साइज का है, इट इज टू स्मॉल इन साइज, ये बहुत छोटे साइज का है, और बहुत छोटा होने की वजह से इसके जितने भी कंपाउंड हैं, इसके सभी कंपाउंड, लगभग सब कंपाउंड इसके एप्रिसिएबल कोवेलेंसी रखते हैं, एप्रिसिएबल कोवेलेंसी रखते हैं। क्योंकि क्योंकि ये छोटे साइज का है, और छोटे साइज के साथ साथ क्योंकि इसका स्मॉल साइज है एक बात, और दूसरा दूसरा चार्ज, चार्ज इस पर हाई है, हाई चार्ज है, चार्ज इज हाई, हाई चार्ज है। तो इससे होगा क्या? चार्ज डेंसिटीज बहुत हाई होंगी। बोलो यार, इट इज चार्ज डेंसिटी, और अगर चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होंगी तो ये क्या करेगा? ये किसी भी बॉन्ड में पोलराइजेशन ला देगा। और अगर बॉन्ड में पोलराइजेशन आते हैं, अगर आयनिक बॉन्डों में पोलराइजेशन आएंगे, आयनिक बॉन्डों में पोलराइजेशन आएंगी, तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं आयनिक बॉन्डों में कोवेलेंसी आ रही है। और उस कोवेलेंसी को आप क्वालिटेटिवली किससे समझते हैं? फैजान रूल से। बोलो यार, क्वालिटेटिवली फैजान रूल आपकी हेल्प करता है किसी आयनिक बॉन्डों में कोवेलेंसी कितनी है इसे समझने के लिए। क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत हाई है, पोलराइजिंग पावर बहुत हाई है, और इसलिए ये अपने ज्यादातर जो कंपाउंड बनाता है ना, ज्यादातर ये जो कंपाउंड बनाता है, पोलराइजिंग पावर बहुत हाई है, कमाल है, मतलब बहुत ज्यादा है। तो अपने ज्यादातर ये जो कंपाउंड बनाता है एल्युमिनियम की तरह, एल्युमिनियम 3+ की तरह, और यही वजह है इनके बीच डायगोनल रिलेशनशिप की भी, कि दोनों की जो चार्ज डेंसिटी ना है वो लगभग एक जैसी होती है। तो इनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होने की वजह से इनके बॉन्डों में बहुत ज्यादा कोवेलेंसी आती है, और इसी वजह से जो आप एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि ये तो भैया आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक नहीं, ये ये रिमार्केबली
कोवेलेंट कंपाउंड बना लेते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे तो आप इसका कोवेलेंट कंपाउंड बना के दिखाएंगे। अब आपको दरअसल पता होना चाहिए कि कैसे ये इंटरेक्शन करेगा, कैसे ये डाइबोरेन सिस्टम ये डाइबोरेन सिस्टम इंटरैक्ट करेगा, कैसे ये डाइबोरेन सिस्टम इंटरैक्ट करेगा। हाउ विल इट इंटरैक्ट, कैसे ये इंटरैक्ट करेगा। तो मैं अभी आपको एकदम पानी की तरह समझा देता हूँ। एक एक बात मैं आपको एकदम पानी की तरह समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, डाइबोरेन की बात है, बोलो यार। अरे डाइबोरेन की बात है, और डाइबोरेन खुद इस तरह का होता है, बोलो यार। अरे बोल तो दो, बोलो भाई। डाइबोरेन इस तरह का होता है, बोलो भाई। और अगर मैं बात करूं बेरिलियम की, तो बेरिलियम के वैलेंस में क्या है? बेरिलियम के वैलेंस में दो इलेक्ट्रॉन है। दो इलेक्ट्रॉन है तो उसने दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, बोलो यार। दो हाइड्रोजन के साथ उसने इस तरह से बॉन्ड बना लिए। और अब उसके पास क्या है? अब उसके पास, क्योंकि उसके वैलेंस में दो इलेक्ट्रॉन थे लेकिन ऑर्बिटल तो चार थे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास दो हैं, लेकिन वैलेंस ऑर्बिटल काउंट तो उसका चार ही है, बोलो यार। एक दो एस है और तीन टू पी है, बोलो यार। तो वैलेंस वैलेंस ऑर्बिटल काउंट उसके पास चार है, मतलब उसके पास चार ऑर्बिटल उपलब्ध हैं, जिसमें दो उसने इस्तेमाल कर लिए, दो तो अभी भी वैकेंट है। तो उन दोनों में वो क्या कर सकता है? अपनी लेविस एसिडिटी दिखाते हुए, लेविस एसिडिटी शो करते हुए उनमें ले लेता है। उनमें उन sp3 वैकेंट में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेता है, डाल लेता है। और जैसे ही डालेगा, बस हो गए, हमारे न्यारे ही हो गए, बोलो यार। एकदम ऐसे आप यहां बनाइए बेरिलियम, यहाँ आप बेरिलियम बनाइए। मैं आपको बहुत बढ़िया से समझाता हूँ। इसको इसको मैं मिटाता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों। चलिए मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। इन दोनों बॉन्डों को चेंज करके ही मैं आपको समझा देता हूँ। इन दोनों बॉन्डों को ही मैं आपको चेंज करके समझा दूंगा। ये लीजिए, मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, बोलो यार। sp3 होता है ये बोरोन। अरे बोलते तो यार, तुम बोलते क्यों नहीं हो? ऐसे ही होता है, बोलो भाई, ऐसे होता है। और यहां पर ये जो बेरिलियम है ना, बेरिलियम, इस बेरिलियम के पास क्या है? दो बॉन्ड तो उसने बना लिए, बोलो यार। तो दो बॉन्ड उसने बना लिए, तो दो बॉन्ड कहाँ है? एक तो हाइड्रोजन के साथ आगे बॉन्ड आ रहा है, और एक ऐसे ही ये पीछे जा रहा है, और ये रहे इसी प्लेन में दो sp3 वैकेंट, दो वैकेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इनमें ये बोरॉन डाल देता है। इनमें इनमें ये जो BH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है। और जैसे ये यहाँ शिफ्ट होगा, बस बन गई बात। अरे बन गई बात, बोलो यार। किसी ने जवाब दिया, प्रथम ने कहा है छह बनेगा, प्रवीण ने कहा है चार बनेगा। प्रवीण सही आप बोल रहे हैं, प्रथम कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम बढ़िया अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप बढ़िया करेंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखिए, इस तरह से इंटरेक्शन होती है। ये BH इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये जो दो इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड है, ये इस वैकेंट sp3 में चला जाता है, और ये इस वैकेंट sp3 में चला जाता है। और बनता है आपके सामने जो दृश्य आता है, आपके सामने जो बन के आप तैयार होता है, वो कुछ इस तरह का खेला तैयार हो जाता है, बोलो यार। इस तरह का मामला एक आपके सामने बन के तैयार हो जाता है, इस तरह का। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये, अरे ये भाई, अरे ये समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये वाला मामला आपके बीच तैयार हो जाता है, ये मामला आपको देखने को मिलता है, ये वाला ये। अब आप मेरे को खुद बता दीजिए, आपसे यही वो सवाल पूछता बस। आप सोचते भैया, ये तो एक आयनिक इंटरेक्शन है, और काहे के ब्रिजिंग, ये तो आयनिक इंटरेक्शन है। यहाँ पर ये हाइड्रिडोबोरेट, ये जो हाइड्रिडोबोरेट है, हाइड्रिडोबोरेट, ये तो एनायन है, और एनायन, और ये कैटायन है भैया। ये तो क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल ज्यादातर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं भैया। आयनिक कंपाउंड है, काहे का? जीरो, पहला ही ऑप्शन वो यही देता, जीरो। उसने क्या पूछा है? 3 cm 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लीजिए, बोलो भाई, लीजिए। इस तरह का वो ऑप्शंस रखता, चौथे को सबसे आखिरी में रखता। और यहीं पर आप देखते, अरे जीरो है, अरे जीरो लगा दे, हो गया बन गया भाई, मामला बन गया। लेकिन दोस्तों, यहीं आप गलती कर बैठते, और ये एक्चुअल में कुछ इस तरह से दुनिया में एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इस तरह से। तो यहाँ पर ये क्या बना? ये बना पहला 3 cm 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बोलो यार। ये वाला क्या है? ये वाला ये भी है 3 cm 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और अगर मैं यहाँ चर्चाएं करूं, यहाँ अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ अगर मैं आपको बताऊं, तो ये भी क्या है? ये भी एक 3 cm 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। और इसी का दूसरा भाई ये भी। इस तरह से ये बेरिलियम डाइबोरेट, अगर मैं इसकी चर्चा करूं, तो इसमें चार 3 cm 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। समझ में आया आपको? एक एक बात आपको पानी की तरह समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया, चार आंसर बिल्कुल सही है प्रवीण आपका। तो इसका ये डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। समझे आप मेरी बात? चलें आगे? अरे आगे चलूं क्या? चलूं आगे? चलते हैं दोस्तों आगे, चलते हैं दोस्तों आगे, आगे चलते हैं दोस्तों।
आगे चलते हैं दोस्तों, ये आपने सीख लिया होगा, एकदम आप जान गए होंगे। चलिए एक सवाल और मैं आपके सामने रखता हूं, इस सवाल का जवाब भी आपको देना है। क्या है ये सवाल, चलिए इसको और समझते हैं। अबे ये जो बाइडन कौन है? कौन है भाई जो बाइडन? आपको अपना नाम लिखने में शर्म आती है क्या, जो दूसरे का नाम यूज करते हो? खुद के नाम पे कोई वो है क्या? खुद के नाम से शर्म आती है क्या? दूसरे का नाम यूज कर रहे हो। चलिए आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, अभी मैंने आपके सामने एक बात डिस्कस की थी। अभी मैंने आपके सामने एक बात डिस्कस की थी, मैंने इस तरह से लिखा था। ये मैंने लिखा था, बोलो यार। ये क्या है, ये एक 13 ग्रुप एलिमेंट। बोलो भाई, ये एक 13 ग्रुप एलिमेंट है। 13 ग्रुप एलिमेंट, और अगर मैं 13 ग्रुप एलिमेंट की बात करूं तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, यही होता है। बोलो यार। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, मैंने अभी B2Cl4 की मैंने अभी चर्चाएं की थी, और मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको बताया भी था कि यहां पर रोटेशन हो जाती है, बहुत आसानी से रोटेट हो सकता है ये बॉन्ड, कोई इंटरेक्शन इनके बीच में है ही नहीं। बोलो यार, अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो काई काई की एडिशनल इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, और यहाँ पर बॉन्ड रोटेशन बहुत आसानी से हो जाते थे। तो मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर ये नॉन प्लेनर होते हैं गैसियस और लिक्विड फेज में, लेकिन प्लेनर हो जाते हैं सॉलिड फेज में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस बी की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस बी की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे क्या बताएंगे? जल्दी से बताइए, आप बी की हाइब्रिडाइजेशन क्या बताएंगे? बोलो यार, ये क्या है? इस बी की हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? आप तुरंत सिग्मा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आप नोट कर लेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नोट करके आप तुरंत बता देंगे भैया क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। कुलदीप, गुड आफ्टरनून भाई। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे नंबर इसकी अगर मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछूं इस बोरोन की, तो आप तुरंत कहेंगे सर ये sp2 है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और इन सब में ये sp2 ही थी। इन सब में ये जितने भी मैंने आपको यहां लिखे थे, इन सब में ये क्या है, ये sp2 ही है। सब में sp2 है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आपसे पूछे तुरंत sp2 लगा देना और आगे बढ़ जाना। समझे आप मेरी बात? तो ये तो बहुत बढ़िया, sp2 हमने आपको पता है sp2 है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपको एक कंपाउंड देता हूं, इसी के साथ मान लीजिए एक कंपाउंड मैं आपको और देता हूं, इसी के जैसा है, एकदम हूबहू ऐसा ही है, और अब मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा हूं, मुझे बताइए। इंडियम, ये इंडियम है, और ये इस तरह का कंपाउंड है, और इसमें वो आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस इंडियम, इस इंडियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है, और उसने ऑप्शन दे रखा है। पहला ही ऑप्शन उसने दिया sp, दूसरा ऑप्शन उसने दे दिया, sp2, तीसरा उसने दे दिया सी, उसने दे दिया sp3, और डी उसने दे दिया sd2। बोलो भाई। तो हाइब्रिडाइजेशन मैं आपसे पूछ रहा हूं, यही आपसे सवाल है। ये वाला अभी हमने ये वाली चीज अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की, अभी हम लोगों ने सीखा। आप मुझे बताएंगे कि यहां पर ये जो इंडियम है, इस इंडियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इस इंडियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, आपको मुझे बताना है। तो आप तुरंत इसको इस तरह से बना लीजिए। बोलो यार, आप तुरंत इसको इस तरह से बना लेंगे, और आप तुरंत इसको इस तरह से बना के, आपको बिल्कुल आप ऐसे ही देखेंगे, और आप क्या करेंगे, आप बोल देंगे कि भैया ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आप तुरंत क्या बोलेंगे कि ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड इंडियम इंडियम सेंट्रल एटम है, ऐसा ही आप बोलेंगे, और आप तुरंत इस पे टिक लगा देंगे। और दोस्तों यही आपसे बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ये तुरंत आपका गलत हो जाएगा। ये तुरंत आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने इसका जैसा ये पढ़ा हुआ है, और आप जानते हैं ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बोरोन, तो ये भी क्योंकि उसी उसी 13 ग्रुप एलिमेंट, उसी 13 ग्रुप का है, और 13 ग्रुप एलिमेंट होने की वजह से ये भी कुछ इसी तरह का बनाएगा, और आप तुरंत लगा देंगे भैया ये भी sp2 होगा, और ये तुरंत गलत हो जाएगा आपका, तुरंत उसी समय ये आपका गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो दोस्तों, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ये जो दिखने में इंडियम 2 और Cl4 है, एक्चुअल में ये ऐसा है नहीं। एक्चुअल में ये ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इंडियम इंडियम बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ये जो बॉन्ड है ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड लेंथ इतनी ज्यादा होगी कि ये बॉन्ड बहुत वीक हो जाएंगे, और ये बॉन्ड अपने आप ही टूट जाएंगे, बनेंगे ही नहीं। बोलो यार, ये तो बॉन्ड बहुत वीकर बॉन्ड है, और ये तुरंत डेसोसिएट कर जाएंगे, तुरंत तुरंत डेसोसिएट करेंगे, डेसोसिएट करेंगे, तुरंत डेसोसिएट करेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये जो इंडियम इंडियम बॉन्ड है, ये एक लॉन्गर बॉन्ड है, ये तुरंत टूटने की कगार पर होता है। तो ये बहुत वीक होता है, तुरंत टूट जाता है, तो ये तो बनेगा नहीं, फिर बनेगा क्या? फिर क्या बनेगा?
फिर दोस्तों दरअसल कमाल हो जाता है यहाँ पर। ये इंडियम, अच्छा मैं आपसे अगर ये कह दूं, आपसे ये कहूं कि बताइए ये इंडियम, यहाँ पर ये जो इंडियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? चलिए एक और सवाल यहीं से निकल के आ गया, एक और सवाल यहीं से निकल के आ गया, एक और सवाल, चलिए यहाँ पर एक और सवाल भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। इंडियम 2Cl4, बताइए इंडियम की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इंडियम। इंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंडियम की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, तो इंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे बताएंगे? जल्दी से मुझे बताइए, इंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे आप इंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट? तो यहां पर आप तुरंत देखेंगे, आपको लग रहा होगा कि भैया ये तो इंडियम है और दो क्लोरीन है, चलिए मान लेता हूं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 2x, और क्या है, और 4 क्लोरीन है, और -1 क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और ओवरऑल ये न्यूट्रल स्पीसीज है, यहां से निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगी? बोलो यार, यहां से निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी, ये आ जाएगी +2। और पहला ऑप्शन भी +2 ही दिया होगा, इंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछी है। बोलो यार, और पहला ही ऑप्शन आपको दिया होगा +2, और आप जाएंगे और पहला ही ऑप्शन आप +2 जाके टिक कर देंगे, तुरंत आप टिक कर देंगे, तुरंत आप ये ऐसा लगा देंगे, कहेंगे भैया यही है। लेकिन गलत हो जाएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। दरअसल ये जो इंडियम डाई इंडियम टेट्राक्लोराइड है ना, ये दरअसल ऐसे एग्जिस्ट करता ही नहीं है दुनिया में। ये दरअसल ये एग्जिस्ट करता है कुछ इस तरह से। ये ये जो इंडियम है, ये इंडियम जो यहाँ आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिख रहा है, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको दिख रहा है, ये +2 वाला है ना जो, ये तुरंत डिस्प्रपोर्शनेट करके इंडियम प्लस और इंडियम 3+ में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बोला मैंने? ये तुरंत डिस्प्रपोर्शनेट होगा, तुरंत डिस्प्रपोर्शनेट होगा, पोर्शनेट होगा, और ये कन्वर्ट हो जाता है इंडियम प्लस और इंडियम 3+ में। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि यहां पर जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो आपको पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट जिसमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इसका बहुत हद तक कंट्रीब्यूशन होता है इसमें एस के इलेक्ट्रॉन को इनर्ट रखने में। तो ये जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट आया है, इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इसके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबलाइज होने लगे हैं, या फिर ज्यादा फ्रीक्वेंट होने लगे हैं। बोलो यार, तो यहां पर ये क्या होगा? ये +2 तो बहुत अनस्टेबल होगा, और ये तुरंत डिस्प्रोपोर्शनेट होकर ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्रुप -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या है? ये ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये वाला, ये +1 में और +3 में एग्जिस्ट करने लग जाएगा, और यहां पर दरअसल आपको दो आयन देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको दो अलग अलग आयन इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, और इन्हीं के साथ दरअसल, इन्हीं के साथ अब ये क्लोरीन, ये जो क्लोराइड है ना, क्लोराइड ये कॉम्प्लेक्सेशन करना शुरू करेगा। ये जो क्लोराइड है ये इन्हीं के साथ कॉम्प्लेक्सेशन करना शुरू करेगा, और कॉम्प्लेक्सेशन कर जाएगा, और जैसे ही कॉम्प्लेक्सेशन करेगा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा इंडियम, इंडियम 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 टेट्राक्लोराइड नेगेटिव। और इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको काउंटर आयन की जरूरत पड़ेगी, जो कि है इंडियम। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात? इंडियम पॉजिटिव। तो ये इस तरह से दरअसल ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, ये दुनिया में इस तरह से आता है, इस तरह से ये एग्जिस्ट कर रहा है, बजाय उसके। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बोलो यार, बजाय उसके ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है। अब आपसे वो हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा था, भैया हाइब्रिडाइजेशन इसकी तो कुछ होगी नहीं, इसके साथ तो कुछ है नहीं। अरे इस आयन की हाइब्रिडाइजेशन तो कुछ होगी नहीं। बोलो यार, अरे अगर मैं ये कह दूं कि कार्बन पॉजिटिव की हाइब्रिडाइजेशन बता दे, तो क्या आप बता दोगे क्या? अरे मूर्ख हो क्या? अरे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती क्यों है? ताकि हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, और हाइब्रिड ऑर्बिटल बेहतर बॉन्ड बना सके। बोलो यार, बेहतर बॉन्ड बना सकें, इक्वलेंस, बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वलेंस, बॉन्ड एंगल इक्वलेंस, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर शेप को समझाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट का हमने सहारा लिया है। एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन होती है नहीं होती ये पता नहीं है भाई। हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक हाइपोथेटिकल, एक मिथ है, एक मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन को एज ए टूल मान के चलता हूं तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर ले जाता हूं, कुछ मॉलिक्यूलर पैरामीटर्स को, कुछ ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स को एक्सप्लेन कर ले जाता हूं, इसलिए मैं हाइब्रिडाइजेशन का सहारा लेता हूं, और इसलिए हम कहते हैं कि भैया ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, प्रमोशन हुआ होगा, फिर उसके बाद ब्लेंडिंग हुई होगी, मतलब मिक्सिंग हुई होगी, लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ होगा एटॉमिक ऑर्बिटल का, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में बहुत दूर दूर रहना चाहते होंगे, इसलिए इस तरह की सिमेट्री बन गई। तो ये एक एक कहानी है, जिससे आपने मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, ये जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहां पर अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, तो इस इंडियम ने अपने अराउंड क्या किया है? इस इंडियम इंडियम ने अपने अराउंड 4 बॉन्ड बना लिए हैं। बोलो यार,
चार बॉन्ड इस तरह से ये बनाएगा, और ये आप बखूबी जानते हैं कि ये किस फैशन में बनाता है। किस फैशन में ये ऐसा करेगा, बोलो यार किस फैशन में ये ऐसा करेगा। ये ऐसा करेगा टेट्राहेड्रल फैशन में, और अगर टेट्राहेड्रल में करेगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, बोलो यार sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अरे बोल तो दो, बोलो भाई, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। समझे आप मेरी बात, अरे बोलो भाई, समझे आप मेरी बात। अरे आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं क्या, ये होगा खेला। तो इसमें आपको देखिए ऑप्शन क्या दिए हुए थे, ऑप्शन ऑप्शन आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन का आपको ऑप्शन दिया होता। मान लीजिए आपको ऑप्शन, आपका अगर मैं ऑप्शन आपके लिए लिखूं, आपके लिए ऑप्शन लिखूं, ऑप्शन शायद मैंने लिख दिए थे। ऑप्शन मैंने, अच्छा नहीं लिखे, हाँ ये दिखे हुए हैं। तुरंत आप sp3 लगाएंगे, sp3, sp2 मत लगा देना, नहीं बर्बाद हो जाओगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात, तो क्या होगा, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट बताऊंगा कभी। अभी अभी यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट बहुत बड़ी कहानी है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा ये इंडियम। समझ में आया आपको, बातें पानी की तरह समझ में आई। तो ये आपको यहाँ से सीखने को मिला होगा। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। मैंने ब्रिज बॉन्डिंग आपको समझाई, ब्रिज बॉन्डिंग पे मैंने आपको सवाल करा दिया, बैक बॉन्डिंग पे मैंने आपको सवाल करवा दिया। अगर मैं आपको एक बात कहूं, देखिए, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, आपसे ये कहूं कि बेंजीन में ना, बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन, अगर मैं इस क्लोरीन को, अगर मेरे को सब्स्टिट्यूट करना है बेंजीन में, और अगर इसी को मुझे बोराजीन में सब्स्टिट्यूट करना है, तो बताइए किसमें बहुत आसानी से हो सकता है, किसमें बहुत आसानी से हो जाएगा। आप ही मुझे बताएंगे किसमें ये इस क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से हो जाएगा, किसमें होगा इस क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से, किसमें होगा इस क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से, आप मुझे ये बताइए, जल्दी से बताइए। बताइए, यहां पर ये क्लोरीन लगा हुआ है, यहां पर ये क्लोरीन लगा हुआ है, तो आप मुझे बताएंगे इनमें से किसमें क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, बहुत आसानी से। अगर क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन, देखिए यहां पर अगर आपको इस क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करवाना है, तो याद रहे, याद रहे, एडिशन इलिमिनेशन मैकेनिज्म से आप करते थे। बोलो यार, एडिशन इलिमिनेशन मैकेनिज्म से आप करते थे, एडिशन फिर इलिमिनेशन, इसी मैकेनिज्म से आप बोर बेंजीन में, इसी मैकेनिज्म से आप बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। बोलो यार, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, ताकि ताकि जो आने वाला है, आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, उसकी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये स्टेबलाइज कर ले जाएं। बोलो यार, अरे बोल तो दो, इसकी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये स्टेबलाइज कर ले जाएं। बोल तो दो भाई, बोलो यार, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, बोलो भाई, बोलो, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्टेबलाइज करने के लिए आपको ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए होते थे इस बेंजीन में। बोलो भाई, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ऐसी कोई दरकार नहीं है। यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, ये वाला बॉन्ड, ये BCl बॉन्ड, ये बहुत लेबाइल होता है, बहुत लेबाइल होता है, भयंकर लेबाइल होता है, बहुत लेबाइल होता है। बोलो यार, और दूसरा दूसरा इसकी इसकी लेविस, इसकी लेविस एसिडिटी, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन देता तो है, लेकिन इसका इसका इसके ऊपर ये जो 2p पड़ा हुआ है ना, जो 2p बोरोन का है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये जो 2p, जो बोरोन का 2p है, यहाँ पर ये जो बोरोन का 2p है, जिसके साथ इस नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, इसका मोस्ट ऑफ द फ्रैक्शन तो खाली ही रहता है, मोस्ट ऑफ द फ्रैक्शन ये तो खाली ही रहता है, इज वैकेंट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल मतलब RMgX टाइप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर आप इसे 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 रिएक्ट करवा देंगे ना, तो यहाँ पर तुरंत क्या होंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे। बोलो यार, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाते हैं बहुत आसानी से, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं। बोलो यार, बोलो, समझे आप मेरी बात। अगर इस पे मैं HCl डालता था तो कोई नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता था, लेकिन अगर मैं इसी पर HCl डालूं तो मेरे को, आप मैंने बोला था यहाँ एडिशन रिएक्शन हो जाते हैं, ये तो एडिशन रिएक्शन करवाता है। बोलो यार, एडिशन रिएक्शन ये खूब करवाते हैं, कूद कूद के एडिशन रिएक्शन करवाते हैं। तो एडिशन रिएक्शन से जो आपको प्रोडक्ट मिलता है ना, वो मिलता क्या है, मिलता क्या है, देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। आप तो ये मान के चलिए कि ये अब मैं ये क्लोरीन हटा रहा हूँ, क्लोरीन की जगह मैं बोराजीन ही ले रहा हूँ। मैं तो आपको कह रहा हूं कि यहाँ पर अगर क्लोरीन होती तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोराजीन में हो जाते हैं, जो कि बेंजीन में नहीं होते, या फिर होने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के लिए, यहाँ पर बोराजीन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बोलो यार, और ऐसा मैंने आपको समझाया क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो बोरोन है, ये एक लेविस एसिडिक स्पीसीज है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल का बहुत बड़ा कोफिशिएंट उपलब्ध है, जिस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल बहुत आसानी से अटैक करके इस क्लोरीन को निकाल सकता है। बोलो यार, समझ रहे हैं आप मेरी बात। अगर एडिशन रिएक्शन की बात करूं, तो मान लीजिए मेरे पास बोराजीन है, और ये बोराजीन कुछ इस तरह से है। बोलो भाई,
इस तरह से मान लीजिए इसमें मैंने 3 HCl ऐड कर दिया, तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको समझाया भी था। बोलो यार, मैंने आपको समझाया भी था कि एडिशन रिएक्शन इनमें बहुत आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। और दूसरा 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 यहाँ पर डोनर और एक्सेप्टर साइट्स भी हैं। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिकली रिच है और बोरोन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, तो एडिशन हो जाएंगे। तो इससे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना, जो सेचुरेटेड प्रोडक्ट आपके हाथ में आएगा, वो कमाल की बात है। वो साइक्लोहेक्सेन की तरह ही चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस बात को नोट कर लेना रे। समझे आप मेरी बात? आप मेरी बात समझे क्या? चलते हैं आगे। एक सवाल आपके स्क्रीन पर दाग रहा हूं, लीजिए। उस सवाल की उस सवाल उस सवाल को आपको बताना है। बताइए, अगर मैं बोरोहाइड्राइड की बात करूं, एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात करूं, और मैं गैलियम हाइड्राइड की बात करूं, तो बताइए आपको आपको इन तीनों में, ए बी सी में, अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्राइडिक करेक्टर, एच वाई हाइड्रिडिक हाइड्रिडिक करेक्टर, अगर मैं हाइड्रिडिक करेक्टर पूछूं आपसे कि इन तीनों में हाइड्रिडिक करेक्टर की क्या सीक्वेंस होगी, किसमें हाइड्रोजन सबसे ज्यादा हाइड्रिडिक नेचर रखता होगा, मतलब इनमें से किसमें किसमें पड़ा हुआ हाइड्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? प्रोटोनिक। बोलो यार, प्रोटोनिक। बोलो यार। और जो 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 इलेक्ट्रॉनिकली रिच होते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? हाइड्रिडिक। तो मैं अगर आप इन तीनों में से पूछूं कि बताइए इन तीनों में से कौन सा हाइड्रोजन है जो कि हाइड्रिडिक नेचर का सबसे ज्यादा हाइड्रिडिक है। आपको आपको सीक्वेंस बतानी है। सीक्वेंस मैं आपके सामने लिख देता हूं। ए इज ग्रेटर देन बी, सी मतलब ए, मतलब इस बोरेट में, इस बोरोन से लगा हुआ हाइड्रोजन सबसे ज्यादा हाइड्रिडिक है। या फिर बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन ए, या फिर सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए, या फिर डी। तीनों ही बराबर हैं, तीनों में ही हाइड्रिडिक करेक्टर बराबर है, आपको ये बताना है। अरे कमाल के सवाल करवा रहा हूँ, जो कर जाएगा वो तर जाएगा। जो कर जाएगा वो केमिस्ट्री का जानदार ज्ञान लेकर जाएगा, और जो नहीं करेगा उसकी तो कटी रही है। सो बताइए क्या होगा इसमें। अगर मैं हाइड्रिडिक करेक्टर की चर्चा कर रहा हूं, तो हाइड्रिडिक करेक्टर की कैसी सीक्वेंस होगी ये आपको बताना है। हाइड्रिडिक मैंने आपको बता दिया। तो देखिए होता क्या है, मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर ये BH बॉन्ड है, एल्युमिनियम हाइड्राइड बॉन्ड है। बोलो यार, एल्युमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड है। अरे बोल तो दो, ये थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि एल्युमिनियम बड़े साइज का है। बोल तो दो यार, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? बड़ा साइज का है, ये रहा। और अंत में हो जाएगा गैलियम, और गैलियम हाइड्रोजन बॉन्ड तो और भी बड़ा होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो अब आपको क्या देखना है? आपको देखना है इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर किस हद तक इस हाइड्रोजन पर शिफ्ट हो गए हैं। ये डिपेंड किस पे करता है? यहाँ पर ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये किस हद तक इस हाइड्रोजन पर जा चुकी है, कहां तक ये हाइड्रोजन के पास पहुंच चुकी है, या फिर शेयरिंग में ये कितनी कम अवेलेबल है या कितनी अवेलेबल है, ये सब डिपेंड करता है इस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। और क्योंकि हम जानते हैं बोरोन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी को अपनी तरफ रखने की कोशिश करेगा। बोलो यार, इस बॉन्ड को पूरी तरह से कोवेलेंट बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा। और उसी में यहाँ पर जो चार्ज डेवलप होंगे, जो नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पर डेवलप होंगे, बोलो यार, वो बेहद कम होंगे, क्योंकि ये जो बोरोन है, ये अपनी तरफ इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी को खींच रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। लेकिन जैसे ही आप नीचे चलते हैं, डाउन द ग्रुप चलते हैं, तो हम जानते हैं मेटेलिक करेक्टर्स बढ़ने लगते हैं। बोलो यार, मेटेलिक करेक्टर बढ़ने लगते हैं। बोलते दो यार, एल्युमिनियम और गैलियम ये क्या है? डायगोनल लाइन के बहुत पास पास होते हैं, तो ये एक तरह से सेमी मेटल होने लगते हैं। और अगर ये सेमी मेटल होंगे, तो जाहिर सी बात है डाउन द ग्रुप इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने लगेगी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, तो फिर क्या होगा? इनका इनका जो होल्ड है इस शेड इलेक्ट्रॉन पेयर पर, ये कम होने लगेगा। और अगर शेड इलेक्ट्रॉन पेयर पर इनका होल्ड घटने लगेगा, तो इस हाइड्रोजन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये शेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन की तरफ
जाने लगेगी। बोलो यार, ये जो अट्रैक्शन है, ये जो होल्ड है, ये घटने लग रहा है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, मेटेलिक करेक्टर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटती है सेंट्रल एटम की, तो ये जो शेड इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी है, ये हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होने लगती है। और गैलियम आते आते ये बहुत हद तक हाइड्रोजन तक शिफ्ट हो जाती है, हाइड्रोजन के पास चली जाती है। और ऐसे में ये, क्योंकि हाइड्रोजन के पास, इस हाइड्रोजन के पास, इसके इर्द गिर्द, इसकी विसिनिटी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये रिलेटिवली इन दोनों से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। इस वजह से इस गैलियम के ये जो हाइड्रोजन है, इनमें हाइड्रिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा हैं। हाइड्रिडिक, इनके हाइड्रिडिक नेचर हाईएस्ट हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और इसमें हाईएस्ट होने की वजह क्या है? इस गैलियम की बोरोन के रिस्पेक्ट में घटी हुई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बोलो यार, बोरोन की उतनी कमाल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं है। और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कमाल की नहीं हुई तो क्या होता है? देखिए, होता क्या है, जब बॉन्ड बनते हैं तो ये जो शेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनके लिए दोनों ही खींचातानी करते हैं, दोनों के ही बीच कंपटीशन होता है। बोलो यार, और उसी कंपटीशन को ही आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। बोलो यार, और अगर अगर इस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटने लगे, तो यहाँ हाइड्रोजन तो सेम ही है, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटने लग जाए तो फिर ये क्या होगा? ये जो शेड इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी है, ये हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट करने लग जाएगी। बोलो यार, पहले ये यहाँ पर है, अब ये थोड़ा इससे इससे दूर जाने लगेगी, इस सेंट्रल एटम से दूर जाने लगेगी और हाइड्रोजन के पास आने लगेगी। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन के बेहद पास होगी। और हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। और इलेक्ट्रॉनिकली अगर रिच होगा हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रिडिक कहलाएगा, हाइड्रिडिक नेचर का होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, इस वजह से बॉन्डों में कोवेलेंसीज जो है ना, वो कम होने लगी हैं। और अगर बॉन्डों में कोवेलेंसीज कम होने लगी है, तो मतलब यहां पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के जो मैग्नीट्यूड हैं, वो बढ़ने लगे हैं, वो इंक्रीज करने लगे हैं, वो इनहेंस करने लगे हैं। बोलो यार, समझे आप मेरी बात? तो यहाँ पर ये जो गैलियम का हाइड्रोजन होगा, इसका सबसे ज्यादा हाइड्रिडिक नेचर होगा। और इस बोरोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, क्योंकि बोरोन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बीएच बॉन्ड हाईली कोवेलेंट है। बोलो यार, ये हाईली कोवेलेंट है। जबकि यहाँ पर कोवेलेंट करेक्टर बेहद कम है, कोवेलेंट करेक्टर बेहद कम है, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझे आप मेरी बात? तो यहां पर आपको क्या समझ में आ जाएगा कि सी का मतलब गैलियम वाले का हाइड्रोजन सबसे ज्यादा हाइड्रिडिक, फिर एल्युमिनियम वाले का, और लीस्ट हाइड्रिडिक बोरोन वाले का हाइड्रोजन, बोरोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। तो अब आप मुझे बताइए, कौन सा सबसे बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट? कौन सा सबसे बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट? सर, गैलियम वाला, ये वाला सर। फिर आता है सर ये वाला। और सर, इसी वजह से बोरोहाइड्राइड जो होते हैं ना, वो बकवास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एल्युमिनियम हाइड्राइड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन पर, इस इन पे हाइड्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, वो बेहद कम है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बॉन्ड है, ये एप्रिशिएबली कोवेलेंट नेचर के हैं, जबकि यहाँ पर कोवेलेंसीज बहुत घट चुकी हैं। और ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली इंटेंस्ड हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अरे, समझ गए आप मेरी बात? तो ये होगा इसका सही आंसर। इसमें हो जाएगा सी का सबसे ज्यादा, फिर बी का, फिर ए का। चलिए, अंतिम सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। अंतिम सवाल आपके सामने ये रहा। मैंने आपको हाइयर बोरेन्स के रिएक्शंस सिखाए थे, और रिएक्शंस में मैंने क्लीवेज रिएक्शन आपको बताया था। इसके अलावा एडिशन रिएक्शन जो मैंने जिक्र नहीं किया था, और मैंने हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन रिएक्शन जिक्र किया था। तो चलिए, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। B4H10 है और ट्राई मिथाइल एमीन है, ठीक है, और इसी के साथ B10H14 है और ट्राई मिथाइल एमीन है। आप मुझे बताएंगे दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? तो यहाँ पर ट्राई मिथाइल एमीन है, आपको लग रहा है ये 3 डिग्री एमीन है। और 3 डिग्री एमीन बल्की होते हैं, और बल्कियर बेस हमेशा हमेशा सिमेट्रिकल क्लीवेज करवाते हैं। और आप यहाँ पे सिमेट्रिकल क्लीव्ड प्रोडक्ट बना देंगे, और यहाँ पर भी आप ऐसा ही करेंगे, सिमेट्रिकली क्लीव्ड प्रोडक्ट बना देंगे, आप ऐसा ही करेंगे। ऊपर आप क्या बना देंगे? ऊपर आप बना देंगे BH3, यहाँ से निकल जाएगा सिमेट्रिकली क्लीव्ड, और NMe3 एक अडक्ट ये बन जाएगा। बोलो यार, क्योंकि ये तो लेविस एसिड था। बोलो यार, लेविस एसिड है ये, और लेविस एसिड ये नीचे वाला भी है। तो यहाँ पर भी आप उसी तरह की बातें सोच रहे हैं जैसा कि आपने ऊपर सोचा है। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो भाई। ऐसा ही आपने ऊपर, जैसा आपने ऊपर के लिए सोचा, वैसा ही आप यहाँ सोच रहे हो। यहाँ पर भी आप कुछ इसी तरह के, यहाँ से आप BH3 निकालेंगे और आप उसका अडक्ट बना देंगे। लेकिन दोस्तों, यहीं आप बर्बाद हो जाएंगे, यहीं पर आपका, यहीं आप एकदम खेल जाएगा आपके साथ वो। यहाँ पर सिमेट्रिकल क्लीवेज प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। दरअसल यहाँ पर इनमें ऐसे हाइयर बोरेन्स में मैंने आपको 3 तरह के रिएक्शंस के बारे में बताया था। एक क्लीवेज रिएक्शन, बोलो यार क्लीवेज रिएक्शन। दूसरा एडिशन रिएक्शन, और तीसरा मैंने बोला था प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन।
प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन, और कमाल हो जाता है, कमाल हो जाता है यहाँ पर ये, क्योंकि बोरोन की संख्या बहुत ज्यादा है और ये हाईली हाईली इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज हैं, हाईली इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज हैं तो इनमें क्या होगा, इनमें जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है ये तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे, और अगर ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये बेस को देखते ही ये क्लीवेज रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ये एसिड बेस रिएक्शन दिखा देगा। यही कमाल हो जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन दरअसल B10H14 दिखाते हैं इस 3 डिग्री बेस के साथ। और यहाँ पर ये जो ब्रीजिंग हाइड्रोजन जो कि बहुत ज्यादा एसिडिक है वो बाहर निकल के कूद जाता है, बाहर आ जाता है और बनता है B10H13 नेगेटिव, और साथ में ये 3 डिग्री एमीन जो है ये प्रोटोनेट हो जाता है, और ये इसका फाइनल प्रोडक्ट दरअसल बनता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ये इसका फाइनल, ये एसिड बेस रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे बोरोन की संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे बोरोन का नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे बोरोन बढ़ते हैं, बोरोन का नंबर बढ़ता है, एसिडिटीज इंक्रीज होती है, एसिडिटी बढ़ती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बनने वाले जो कॉन्जुगेट बेस है ना, बनने वाले कॉन्जुगेट बेस पर, क्योंकि इस कॉन्जुगेट बेस, ये जो कॉन्जुगेट बेस एनायन है, इस पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, इसके जाने से, इस प्रोटॉन के लूज होने से ये जो एक्स्ट्रा नेगेटिव आया ना, ये एक्स्ट्रा नेगेटिव डीलोकलाइज्ड होता है एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड बोरोन क्लस्टर पर, बोरेन क्लस्टर पर। और यहां से इस डीलोकलाइजेशन से इसे बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। जैसे जैसे क्लस्टर का साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बोरोन का नंबर बढ़ेगा, क्लस्टर का साइज बढ़ेगा, और जैसे जैसे क्लस्टर का साइज बढ़ेगा डीलोकलाइजेशन के एक्सटेंट बढ़ेंगे और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटीज बढ़ेंगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे जैसे फिनॉल और मीथेनॉल में हम कहते हैं कि ये जो फिनॉल है ये बहुत ज्यादा एसिडिक है बजाय मीथेनॉल के, क्योंकि यहां पर इसका जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस है ना, ये बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन करके ज्यादा कार्बन एटम है, और इस कार्बन एटम के साथ पाई डीलोकलाइजेशन करके ये कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, जबकि ऐसा कोई भी स्टेबलाइजेशन इस मीथॉक्साइड को नहीं मिलता। और इसी वजह से ये फिनॉल बहुत ज्यादा एसिडिक है, मिथेनॉल लीस्ट है इसके आगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात, तो ठीक इसी तरह की स्टेबिलिटीज इन कॉन्जुगेट बेसिस को भी मिलती हैं। जैसे जैसे बोरोन के नंबर बढ़ते हैं डीलोकलाइजेशन के एक्सटेंट बढ़ जाते हैं, और इसी वजह से कॉन्जुगेट बेसिस की स्टेबिलिटीज बढ़ती है और हाइयर बोरेन्स की एसिडिटीज बढ़ जाती है। समझे आप मेरी बात, तो आप एक्सपेक्ट किए बैठे थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप एक्सपेक्ट क्या किए बैठे थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर तो क्लीवेज रिएक्शन होंगे, लेकिन उल्टा हो गया, यहाँ पर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन हो गए। समझ रहे हैं आप मेरी बात, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन। चलें आगे। तो दोस्तों ये था आज का पूरा खेला। चलिए मैं सेशन का अंत करता हूँ। सेशन में देखिए मैंने कुछ बातें पहले ही आपके लिए लिख रखी हैं। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरा प्लस कोर्स रिलीज हो गया है, जो कि पारस 279 कोड से आप इसे अनबॉक्स कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। इसमें टॉप 10 टॉपिक्स हैं जिनका सबसे ज्यादा मार्क्स कंट्रीब्यूशन है किसी भी एमएससी एंट्रेंस में। इसके अलावा लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं प्लस कोर्सेज में, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह। आप यहाँ पर डाउट वगैरह सब कुछ पूछ सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। साथ ही आपको आपको स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिलता है, और ये स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आपको नोट्स बनाने में बहुत हेल्प करता है, और वहीं उसी नोट्स से शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको बहुत हेल्प करता है, जिससे आप क्विक रिवीजन कर पाते हैं। साथ में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है वीडियोस का, आप चाहे कितनी बार देखें, आपके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जबकि आप दूसरे कोचिंग्स में जाएंगे तो आपको 2 से 3 बार ही आप देख सकते हैं, उसके बाद आप नहीं देख सकते। तो यहाँ पर मैं इसको जल्दी जल्दी आपको बताने के लिए मैंने पहले ही लिख लिया था ये। इसके अलावा अगर मैं वीकली टेस्ट की बात करूं, तो वीकली टेस्ट जो होते हैं वो आपके चेकलिस्ट होते हैं, वो आपको बताते हैं आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितनी, आप कितना तैयार हो चुके हैं, और आपकी जो स्ट्रेटजी, जिस स्ट्रेटजी से आप पढ़ रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव है। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी 2 तरह की टेस्ट सीरीज लेकर आई है, जो कि 4 जून से स्टार्ट हुई है। ये जो दो फ्री टेस्ट सीरीज है, एक फ्री टेस्ट सीरीज है, ये दोनों फ्री है। और एक दूसरा जो टाइप है टेस्ट सीरीज का, वो प्लस कोर्स में है, जिसे आप बाई करेंगे। और ये एस टेस्ट सीरीज है, एज टेस्ट सीरीज। और इस एज टेस्ट सीरीज में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, और उन क्वेश्चंस का आपको लाइव डाउट सेशंस भी मिलेगा। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, लाइव डाउट सेशन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको ये टेस्ट सीरीज फ्री, आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आंसर की मिलेगी, केवल केवल आंसर की इनमें, जो कि ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कौन सा लगना है,
कैसे लगेगा और कब वो कॉन्सेप्ट लगेगा, ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। और ये सब लाइव डाउट सेशन में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। स्ट्रेटजीज भी आपके साथ डिस्कस मैं करूंगा, अप्रोच भी, टेस्ट सीरीज की अप्रोच कैसी होनी चाहिए ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको मेंटर भी करूंगा। लेकिन ये सब आपको लाइव डाउट सेशंस के थ्रू ही मिल पाएगा। और इसके लिए आपको एस टेस्ट सीरीज आपको परचेज करनी पड़ेगी। आप कोड पारस 279 यूज कर सकते हैं और 10% आप डिस्काउंट पा सकते हैं। चलें आगे। सो दोस्तों, अगर मैं बात करूं मेरे प्लेलिस्ट की, तो यहाँ पर मेरे प्लेलिस्ट का लिंक है, यूट्यूब प्लेलिस्ट का लिंक है, जहाँ पे मैंने मेन ग्रुप पढ़ाया है, इलेक्ट्रो पढ़ाया है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया है, कंडक्टेंस पढ़ाया है, अभी काइनेटिक्स चल रही है, तो आप इनके दमदार सवाल यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ बुक्स के सेशंस भी किए हैं, आप बुक्स के सेशंस भी जाके देख सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और अंत में दोस्तों, लेट्स क्रैक आईआईटी जैम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबा दीजिए क्विक नोटिफिकेशन के लिए, इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। शेयर लाइक तो बनता ही है दोस्तों। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए नोट्स का, तो आपको ये अन अकेडमी के लेट्स क्रैक आईआईटी जैम टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा मैंने बुक्स के सेशन किए हैं, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जेएमआई का ट्रेंड एनालिसिस सेशन किया है, जहाँ पे सिलेक्शन टॉपिक, सिलेक्शन डिसाइडिंग टॉपिक, रैंकिंग टॉपिक, ये सब मैंने किए हैं, तो वहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अलावा टीफर का मैंने सेशन किया है, और मैंने उसमें आपको बुक्स बताई हैं, और मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप पारस 279 कोड का यूज करके आप प्लस कोर्स ले सकते हैं, और मेरी स्पेशल क्लास भी ले सकते हैं। स्पेशल क्लास में रीएजेंट चल रहा है, और प्लस क्लास में आपको मैंने बताया ही टॉप 10 टॉपिक्स चल रहे हैं। इनका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, अग्नि परीक्षा चल रही है, आप कितने बेहतरीन तैयार हैं वो सब मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ, और भी कई बेहतरीन बातें मैं वहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये सारी बात थी आज की क्लास की। मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन मेरा 4 बजे है, 4 बजे आज हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, और शॉर्ट नोट्स में क्या क्या होना चाहिए। मिलते हैं 4 बजे, तब तक अपना ध्यान रखें और खाना वाना खा लें। मिलते हैं 4 बजे। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर सेशन इसको शेयर कीजिए, बहुत कमाल के सवाल मैंने आज करवाए हैं, मजा ही आ जाएगा आपको ये सवाल करके। और ऐसे ही सवाल आपको एक्चुअल टेस्ट में भी देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये कर लिया तो आपका मामला ही बन जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।